नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ याशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, इंटरनेशनल लेवल पर जाएं या फिर नेशनल लेवल पर जाएं, ऐसा लगता है कि एक बेचैनी पाई जाती है। कहीं तशद्दुद है तो कहीं पर बारिश की तबाहकारियाँ हैं, तो कहीं पर सियासतदानों की झूठ और दरोगोई है, और आप कहीं पर RSS के सरबरा जो उसूलों की बात करते हैं, उसूल तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद ऐसा लगता है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान करके रख दिया गया है। और किसने ये तबाह किया है, किसने बर्बाद किया है, और कैसे मंदिर मस्जिद का खेल खेला जा रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और किस तरह मुसलमान और हिंदू किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और जबानों के नाम पर, इलाकों के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर लोगों को तकसीम किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने बाबा कौम महात्मा गांधी का कत्ल किया था, आज भी वो सरगर्म दिखाई देते हैं। अपने आप को बड़े सिद्धांत यानी उसूलों के पाबंद कहते हैं, लेकिन उसूलों की उनके पास कोई अहमियत नहीं होती, ना हिंदुस्तान के दस्तूर की, हिंदुस्तान की जमहूरियत की, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की कोई उनके पास अहमियत नहीं रहती। फिर भी ये दावे करते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम कौम परस्त हैं, लेकिन ये कौम परस्त नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कौम दुश्मन है जो हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाने के ख्वाहां हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बता दें कि RSS सरबराह मोहन भागवत के लेक्चर सीरीज चल रही है और वो अजीब व गरीब बातें करने लगे हैं। RSS सरबराह ये कहते हैं कि हम उसूलों के पाबंद हैं, लेकिन आपको बता दूं कि उनके उसूल कहां गए और उनके सच्चाई कहां गई जब वो कह रहे थे कि 75 साल की उम्र के बाद लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, सुबकदोश हो जाना चाहिए, वो लीडर हो या फिर कोई और तंजीम से वाबस्ता हो। आपने को बता दूं कि RSS सरबराह ने अपने एक अहम RSS कायद की किताब की रस्म इजरा के मौके पर यह बात कही थी कि ये कहा जाता था कि जो भी 75 साल के हो जाएं उन्हें शाल पहना दी जाए, और इसलिए शाल पहना दी जाए कि 75 साल के बाद वो अपने घर जाएं या फिर दूसरे कामों में मसरूफ हो जाएं और अपने जो जिम्मेदारियां हैं, सियासी जिम्मेदारियां, तंजीमी जिम्मेदारियां हैं, उससे सबकदोश हो जाएं। लेकिन अब आप देखेंगे कि कल किस तरह उन्होंने अपने सीरीज में कहा, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शरीक थे। लोग क्या, मैं समझता हूं कि जो मेहमान थे, बैरूनी ममालिक के सुफरा भी उसमें मौजूद थे, RSS के सरबराह, हुकूमत के नुमाइंदे भी उसमें मौजूद थे। बहरहाल RSS अपने आप को सकाफती तंजीम कहती है, लेकिन आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म उसे सकाफती तंजीम नहीं बल्कि NGO कहते हैं, यानी गैर सरकारी तंजीम कहते हैं। तो अभी गैर सरकारी तंजीम ने कभी चंदा जो वसूल किया है उसका हिसाब किताब दिया है, ये सवाल अब सारे हिंदुस्तान में गूंजने लगा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि RSS सरबराह झूठ के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन अब वो भी झूठ कहने लगे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि 75 साल के बाद छाल पोशी कर दी जानी चाहिए, यानी अगर कोई लीडर 75 साल का होता है तो उसे घर पहुंचा देना चाहिए, सबकदोश कर देना चाहिए। लेकिन अब वो कहते हैं मैंने कब कहा था कि मैं रिटायर हुआ या कोई और रिटायर हो जाएंगे 75 साल की उम्र में। इससे बड़ी झूठ मैं समझता हूं कि और क्या होगी। हम तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में सियासी कायदीन के जुमले सुना करते थे कि वज़ीर आज़म झूठे हैं। खुद हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हमें इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है हिंदुस्तान का तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है। तो अब एक इसमें और एक इजाफा हो गया है, RSS सरबराह मोहन भागवत भी झूठ बोलने लगे हैं। लेकिन इनकी झूठ कब तक चलती रहेगी, ये सोचने वाली बात है। वो ये भी कहते थे कि क्या अब हिंदुस्तान की हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे, अब ये ढूंढना बंद करो। लेकिन उन्होंने अपने लेक्चर सीरीज में कहा कि काशी और विश्वनाथ मंदिर के हुसूल के लिए हम तो RSS एक्टिव नहीं होगी, बल्कि स्वयंसेवक जो है, RSS के जो कारकुन है वो शामिल होंगे। तो आप हिंदुस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं, तबाही बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो। आप मसाजिद को मंदिर बताकर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो और जबरदस्ती कर रहे हो और ब्लैकमेलिंग के जरिए कर रहे हो। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे का जो फैसला है उससे सारे पोल खोल दिए है और यह कह दिया है कि उस वक्त हिंदुस्तान के दस्तूर का कत्ल हुआ, हिंदुस्तान के कानून का कत्ल हुआ और कानून से खिलवाड़ किया गया। लोगों को ब्लैकमेल करते हुए इनके आप देखेंगे कि किस तरह अकीदे की बुनियाद पर, यानी फेथ की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर फैसला लिया गया। और शर्म आनी चाहिए इस तरह के फैसले आने के लिए, क्योंकि आस्था की बुनियाद पर फैसले नहीं दिए जाते बल्कि सबूत और दलाइल की बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं। और RSS सरबराह ये बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल RSS सरबराह ने खुद को ही बुरहाना कर दिया, खुद को ही नंगा कर दिया और बता दिया कि हम कौम परस्ती के नाम पर क्या कर रहे हैं, और इसका जवाब देंगे याशर यासिर। बिल्कुल सही। जिस तरह से कल बयान दिया गया उस पर समाजवादी पार्टी के सांसद और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने पोस्ट किया है कि ना रिटायर होऊंगा ना होने दूंगा। जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे कि 75 साल के बाद
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ना रिटायर होऊंगा ना होने दूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब अपनी बारी आई तो नियम बदल गए हैं। जी हाँ, जी हाँ। जैसे ही अपनी बारी आती इंसान नियम बदल लेता है। उन्होंने कहा ये जो आपका बयानात, जो आपका दोहरापन है वो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या कोई अपना भी भरोसा नहीं करता बेशक। और जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले अखिलेश यादव ने ये बोला था कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे RSS के ऑफिस, तो उन्होंने कहा था कि शायद एक्सटेंशन लेने के लिए गए हों। और आज भी सबसे पहला बयान उन्हीं का सामने आया है कि जिस तरह से आपने पहले बोला था 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, अब आप खुद वहाँ पहुँचने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचने वाले हैं, देश के और कई ऐसे लीडर्स हैं जो वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ से बीजेपी के लीडर्स, तो वहाँ से आपने ये कह दिया कि हमने किसी का नाम नहीं लिया था ये वो, क्योंकि आप खुद भी पहुंचने वाले हैं, आपको खुद भी अपनी गद्दी जाने की फिक्र है ना। तो इस वजह से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उन पर तनकीद कसी कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। और आपकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वही जो अपना एक वो बना के बैठे होंगे कि भाई 75 साल के बाद कोई रिटायर होगा तो सीढ़ी बाय सीढ़ी हम चढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोहन भागवत का सवाल है, 11 सितंबर 2025 को वो पूरे 75 साल के हो जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को पूरे 75 साल के हो जाएंगे। मोहन भागवत ने ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म को डराया, धमकाया और ब्लैकमेल किया होगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर गए थे यानी RSS हेडक्वार्टर में, और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि 75 साल के बाद शाल पोशी कर देनी चाहिए और रिटायर कर देना चाहिए, लोगों को सबकदोश कर देना चाहिए। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं रिटायर होऊंगा या किसी को रिटायर कर दूंगा, यानी ना मैं रिटायर होऊंगा ना मैं रिटायर होने दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आपने देखा ये भी है सामने कि रिटायर होऊंगा ना रिटायर होने दूंगा। जी हाँ, जी हाँ। तो बहरहाल अब आपने देखा कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आपने देखा कि अडानी और अंबानी की दौलत में किस तरह इजाफा हो रहा है। ये वज़ीर-ए-आज़म के कितने करीब है वो राहुल गांधी से पूछिए। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम तो हमारे दो यानी अमित शाह और मोदी के साथ साथ अडानी और अंबानी। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज में आपको अडानी नजर आएंगे, हर प्रोजेक्ट में अडानी नजर आएंगे। तो क्या दूसरे सनतकार मर गए हैं कि अडानी हैं और अंबानी ही दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये कि आप सारे प्रोजेक्ट को गुजरात लेके जाते हैं, और अभी जिस तरह से हमने देखा कि ट्रम्प का 50% टैरिफ वाला जो मामला सामने आया है, उस पर गुजरात की जो व्यापार है उसको भी काफ़ी नुकसान होगा। जिस तरह आप कल बता रहे थे कि जो तराश वाला काम होता है 15 करोड़ का नुकसान है। बिल्कुल, और भी कई सारी चीज़ें, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप उन चीज़ों को सीरियसली ले नहीं रहे हैं, और आपके जो दरबारी एंकर्स हैं वो भी उन चीज़ों को, जो पत्रकार दरबारी जिन्हें कहा जाता है, वो लोग भी उन चीज़ों को जनता को सीरियसली लेने के लिए मतलब कोई भी प्रेशर डाल ही नहीं रहे हैं, वो उसके फ़ायदे गिना रहे हैं। अरे सबसे अहम चीज़ ये कि जब यहाँ से सामान जाएगा ही नहीं तो वहाँ कितना नुकसान होगा। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी, इसमें एक आ गया भदोही एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे कुछ हथकरघा काम बनता है, आई थिंक कालीन वगैरह कुछ बनती है वहाँ पे, तो वो सामान कितना ख़राब हो गया है, वहाँ पे उसको डंप करने की बात की जा रही है। तो जब वहाँ जाएगा नहीं और यहाँ कितने लोग कालीन खरीदते हैं, तो फिर ये बिके कैसे? और आप जो है एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जनता को बेरोजगार कर रहे हैं यहाँ पे। इन सब चीज़ों पे बात नहीं हो। आज भी आप जो है जापान के दौरे पे गए हुए हैं, अब वहाँ देखना है कि क्या करेंगे। वहाँ से भी कई सारी वीडियोज़ अभी तक सामने आ चुकी हैं, जिस तरह से हर जगह स्क्रिप्टिंग सेम होती कि आज हमने उनसे मुलाकात की, आज ऐसे मिले। तो सबसे अहम चीज़ ये कि जब आप सारी चीज़ें अडानी अंबानी को ही दे रहे हैं, तो गुजरात में जब बारिश होती है तो गुजरात में पानी कैसे भर जाता है? गुजरात को आप जब कोई VIP कैंडिडेट बाहर से हिंदुस्तान आता है तो उसको ढका क्यों जाता है? अगर आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी बनेगी, 2014 की ये चल रही थी, तो अभी तक गुजरात स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाया है? गुजरात में आप देखिए कितनी सारी परेशानियां होती हैं, पुल गिर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट पे कोई भी आप देखिए मीडिया हाउस जो है, जो दरबारी मीडिया है, वो उंगली नहीं उठाता है। वहाँ पे गलती जनता की दी जाती है। एक पुल गिरा था जहाँ पे गलती जनता की दी गई थी कि इतने ज़्यादा लोग क्यों चढ़ गए इस पर। इस तरह की चीज़ें आप करने हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि देश के प्रधानमंत्री किसी भी चीज़ को लेकर के, या बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर जवाबदेही साबित करने के पीछे रहते हैं हमेशा। कभी भी उन्होंने अपनी जवाबदेही नहीं दी है कि अगर हमने देखा कि पहलगाम का अटैक हुआ था उसमें भी कोई जवाबदेही नहीं दी गई।
देश के प्रधानमंत्री उस बैठक में नहीं पहुंचे। उसके बाद जब वहाँ पे बात चल रही थी लोकसभा में, तो वहाँ पे आप इधर उधर की बात ला करके कांग्रेस पे ही दोष ठहरा रहे थे कि आपने सिंधु जल संधि वाला जो मामला पैदा किया वो गलत किया, ये क्या। अरे आपकी जो गलती थी उसको आप पहले एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहले अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे तो आप फिर किसी और पे उंगली उठा सकते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ उंगलियां भी बाकी रहना ना उंगली उठाने के लिए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि किस सूरत से तुम कौम को बताओगे, अब तो किस सूरत से तुम उंगलियां उठाओगे ये भी कहा जाने लगा है, क्योंकि अब उंगलियां नहीं रही है। हद तो ये है कि डर खौफ का यह आलम है ट्रंप के साथ कि आप ट्रंप के सामने बात नहीं करते, ट्रंप का नाम नहीं लेते। अरे कब आएगी जरूरत वो हिम्मत। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए वो ये ना सोचे कि वो बीजेपी के लीडर है या आरएसएस के कोई प्रचारक है या आरएसएस के कोई कारकुन है। आप आरएसएस के कारकुन होकर अगर डरते हैं तो डरते रहिए, या बीजेपी के कोई लीडर है रहकर डरते हैं तो डरते रहिए, लेकिन बहैसियत वज़ीर आज़म हिंदुस्तान आपको डरना नहीं चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, एक अजीम मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क है, इसकी अपनी एक सभ्यता है, अपनी एक तहजीब और तमद्दुन है और अपनी एक ताकत है, और हिंदुस्तान एक कदीम तहजीब है। ऐसे मामले में आपको डरना नहीं चाहिए बल्कि कुछ बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बोलना चाहिए और ये जवाब देना चाहिए कि आखिर जो ट्रंप ने अभी तक 40 बार तकरीबन कह दिया है कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि हमने दोनों देश के प्रधानमंत्रियों को फ़ोन करके बोला कि 24 घंटे में चीज़ें रुकनी चाहिए और 5 घंटे में ही रुक गई। उसके बाद राहुल गांधी ने जब ये बात बोली कि भाई उन्होंने 5 घंटे में युद्ध रोक दिया, तो महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं बिहार में, महिला आयोग जो है उसने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे केस कर दिया कि आप जो है इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें चल रही। वही एक खबर ये भी आ रही कि बिहार में कांग्रेस की जो आजकल वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उसके दौरान एक कोई रिजवी करके कोई एक कांग्रेस के लीडर हैं वहाँ पे, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे दी। अरे अफसोस की बात है, ये बोला गया था और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी रैली निकल चुकी थी वहाँ पे, उसके बाद जो कुछ लोग बचे थे उन्होंने बात कही। सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि बीजेपी के अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि किस तरह से लोगों को मुद्दे से भटकाना है। अब याद देखिए कि जब कल ये चीज़ सामने आई है तो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सबके बयान सामने आ गए हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का जो है चरित्र है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही। लेकिन यही जब बीजेपी के लीडर्स कुछ ऐसी बातें करते हैं तो उनके खिलाफ कोई बयान सामने नहीं आता है। बीजेपी ये कह देती कि इससे पार्टी कोई लेना देना नहीं है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी, तो उसमें जो है जेपी नड्डा का बयान सामने आया था कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं अगर किसी और पार्टी का, आपकी मुखालिफ पार्टी का बंदा कोई कुछ बोल देता है, उसका कोई लीडर है, चाहे वो जितना भी छोटा लीडर हो या सिर्फ झंडा लेके खड़ा उस पार्टी का, अगर वो कुछ बोल देता है तो उस पर पूरी पार्टी को जो है दोषी ठहराया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बीजेपी कायदीन का सवाल है, अगर इनके मुंह खुलते हैं तो अजीब गरीब बातें निकल करते हैं और अजीब गरीब बातों के जरिए गाली गलौज भी कर देते हैं। आपने देखा कि बीजेपी की तहजीब और बीजेपी का कल्चर अगर देखना चाहे तो फिर आप देख सकते थे पार्लियामेंट में जिस तरह बीजेपी का एक रुकन पार्लियामेंट, अगर उसकी हालत देखी जाए तो आप कह सकते थे कि वो खुद एक गाली की तरह था। तो बहरहाल उसने जिस तरह एक यानी बीएसपी के एक रुकन पार्लियामेंट को कंवर को जी दानिश अली को बातें की थी, लेकिन दानिश अली ने जिस तरह का सब्र ज़ब्त का मुजाहरा किया, जिस तरह अभी कल वो आरएसएस की जो मीटिंग हो रही है इसमें बैठे हुए देखिए आप। तो बहरहाल जिस अंदाज में यानी कंवर दानिश अली ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, किसी तरह बाज़र्फ होने का मुजाहरा किया, ज़र्फ का मुजाहरा किया, और उसके सामने देखेंगे कि कम ज़र्फ गालियाँ दे रहा था, मुसलमानों के बारे में मजहब का नाम लेकर वो बकवास कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पार्लियामेंट में कोई भौंक रहा है, क्योंकि इस तरह की हरकतें पार्लियामेंट में नहीं की जानी चाहिए। पार्लियामेंट एक जमहूरियत का मंदिर है और एक पवित्र मंदिर है, और उसे इस तरह के लोगों को लाकर उसको अपवित्र नहीं किया जा सकता है। तो बहरहाल आप बीजेपी की तहजीब देखिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो अब ये साले कौन है आप अंदाजा कर लीजिए, अब साले कौन बन गए हैं ये भी अंदाजा कर लीजिए। अब बिहार में जिस तरह बीजेपी कायदीन को और वज़ीर आज़म को गालियां दी जा रही है, अब ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान जाग गया है, और वज़ीर आज़म को गाली देने का मतलब यह होता है कि वज़ीर आज़म पूरी तरह अपनी पॉलिसियों में नाकाम हो गए हैं, चाहे वो दाखिली पॉलिसीज हो या खारजी पॉलिसियां हो, उसमें नाकाम हो गए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की छवि मुतासिर कर दी है और बुज़दिली का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कांग्रेसी कायदीन कह रहे हैं, और कांग्रेसी कायदीन कहते हैं कि तुम किस मुंह से कौम को अपना यानी अपना बयान सुनाओगे, अपनी बात करोगे, जबकि तुम ट्रंप से डरते हो और ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए हो। राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा है, बिल्कुल सही, खुले तौर पे कहा। और सबसे अहम चीज़ ये कि गाली देने के समर्थन में कोई नहीं है, लेकिन बस ये है कि गाली नहीं देनी चाहिए। बट आपकी जो पॉलिसीज़ हैं हिंदुस्तान में,
या जो आपकी विदेश नीति है उनको आप ठीक कीजिए सबसे पहले। देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, देश की जो बेरोजगारी है उसको कम करेंगे तो फिर महंगाई कम होगी। लेकिन आप इन सब चीज़ों पे बात ना करके आप जा करके बिहार में सीता मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ का उसका शिलान्यास कर रहे हैं, आप जितने भी धार्मिक चीज़ें वो सारी कर रहे हैं। आप जो है अभी जब छठ पूजा जो बिहार में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है और बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है वो है, या फिर अगर हम बात करें दुर्गा पूजा जो होती है बंगाल में वो भी बिहार में होती है, उस दौरान आप जो है नई नई ट्रेनें चलाएंगे और कितनी ट्रेनों का आपने अभी से अनाउंसमेंट कर दिया कितनी ट्रेनें चलेंगी, लेकिन ये ट्रेनें कहाँ चलेंगी इसके बारे में नहीं पता। फिर आप इलेक्शन के टाइम पे कहेंगे फ्रीबीज, तो आखिर ये अगर फ्रीबीज नहीं तो फिर और क्या है। जिस तरह नीतीश कुमार ने बोला था कि हम बिजली मुफ्त नहीं देंगे आपको, फिर जब उनको लग गया कि अब तो मामला गड़बड़ नजर आया तो उन्होंने कहा नहीं हम 125 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे आपको। आखिर ये क्यों आप कर रहे हैं? आप अगर एक सिद्धांत अपने रह रहे हैं तो आप उसी पे बरकरार रहिए। आपने तो 15 लाख देने का भी वादा किया था, अभी तक नहीं आया वो। आपने इतनी सारी नौकरियां देने का वादा किया था, वो नहीं आया। आपने पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात की थी, आप और महंगा करे जा रहे हैं। आपने गैस सिलेंडर कम करने की बात की थी, आप महंगा करे जा रहे हैं। आपने बोला था कि जब डॉलर गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री उसका जिम्मेदार होता है। अभी कितना ज्यादा देखिए क्या हो रहा है, रुपया पेट्रोल की कीमत देखिए आप, रूस और आप ईरान से आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं और यहाँ अवाम को महंगा तेल फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन अवाम नहीं बोल रही है। अगर आप जाके बाहर अगर महंगा फरोख्त करेंगे तो ठीक है, लेकिन अवाम को क्यों लूट रहे हैं, अवाम की जेब पर डाका क्यों डाल रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। तो बहरहाल ट्रंप ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान जो है रूस से तेल खरीद रहा है और वो लेकर यूरोपियन यूनियन को बेच रहा है अच्छे दामों में। तो आप ठीक है बेचिए, फरोख्त कीजिए, हिंदुस्तान का फायदा होता है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम को क्यों लूट रही है। और मैं समझता हूं कि दुनिया में नरेंद्र मोदी हुकूमत वाहिद हुकूमत होगी जो खुद अपने मुल्क के अवाम को लूट रही है। बिल्कुल, जिस तरह से लूटा जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं। और फिर अगर देश के प्रधानमंत्री इतनी कंट्रीज का दौरा करते हैं तो आखिर वो कंट्रीज उनके साथ क्यों नहीं खड़ी होती जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है। जी जी। हर एक जब भी आप देखिए हर 2 महीने पे 1 महीने पे आप जो है यात्राएं करते हैं। और जिस तरह से बोला गया था कि भाई 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जानी चाहिए, अब तो वो जिन्होंने बोला था वो खुद ही उस बात से पलट गए कि हमने तो कभी ये नहीं बोला था रिटायर हो जाना चाहिए, हमारा तो कोई ऐसा मामला ही नहीं था। आप खुद भी वो हो रहे हैं। यहाँ भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने कयास लगाए हुए थे कि देश के प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री रिटायर होंगे तो फिर विदेशी दौरा कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन एक और खबर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हमारी रियासत तेलंगाना से है। तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि आज ज़बरदस्त बारिश होगी, ऐसे में लोगों को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। वैसे भी आप देखेंगे कि रियासत के कई अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और आज ऐसा लग रहा था कि शहर हैदराबाद में भी बारिश होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिल वक्त बारिश नहीं हुई है। वैसे भी हिमायत सागर उस्मान सागर के दरवाजे खोल दिए गए हैं और मूसा नाला भी बह रहा है। और आप कहेंगे कि मूसा नाला कह रहे हैं आप, ये तो मूसा नदी है, लेकिन अब मूसा नदी बाकी नहीं रही है, बल्कि ये मूसा नाला ही हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि मूसा नदी के अंदर, मूसा नदी के बाहर ऐसे मजहबी ढांचे तामीर कर दिए गए हैं। हुकूमत भी अंधी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पुलिस और हाइड्रा और से लेकर बल्दिया सब के सब अंधे गूंगे और बहरे बने हुए हैं, वो देख नहीं सकते। विक्टोरिया प्लेग्राउंड की तरफ जाइए, फिर अंबरपेट की तरफ जाइए, या फिर आप पुराने नए पुल, पुराना पुल, मुसलमजंग पुल की तरफ जाइए, आगे बढ़ते जाइए, वहां पर मजहबी ढांचे आपको दिखाई देंगे, गैर कानूनी मजहबी ढांचे। अरे मेरे भाई, सार्वजनिक म्यूजियम है, वहां पर भी एक ढांचा तामीर करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल हाइड्रा को कार्रवाई करनी चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी चाहिए, और जो सरकारी इदारे खासतौर पर बल्दिया को देखना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है शहर में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और जहां आप चाहे अब मजहबी ढांचे तामीर किए जा रहे हैं, वो चाहे ट्रैफिक वहां फ्लो हो या ना हो, तो बहरहाल अब कोई चीज बच नहीं पा रही है। हर मुकाम पर एक मजहबी ढांचा रातों रात तैयार कर दिया जा रहा है, और फिर मजहबी ढांचे को एक पहले तो छोटी शक्ल होती है, फिर उसके बाद वो ऐसे बढ़ने लगता है जैसे कोई लिविंग थिंग है, तो इस तरह बढ़ने लगता है। तो लेकिन देश यहाँ पे तेलंगाना की गवर्नमेंट क्या कर रही है? तेलंगाना नहीं, बस सब खाबे गफलत में सोए हुए हैं। आप हाइड्रा जिस तरह आपने बोला, JHMC, आप नहीं, कोई सब सो रहे हैं, कवर करना चाहिए ना, बाद में फिर ये चीजें और ज्यादा परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। नहीं, परेशानी खड़ी क्या करती है, वो आप बराबर वहां पर मजहबी ढांचा पहले नाजायज बना जाता है, फिर उसे जबरदस्त पुख्ता बना दिया जाता है, और कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि बारिश की हम बात कर रहे थे, तो बारिश के मामले में अब जो मूसा नदी है वो मूसा नाला हो गया है, और मैंने आपको पूरी तफसीलात भी बता दी हैं। तो ऐसे में ये सवाल किया जा सकता है सॉरी किया जा सकता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है।
तो बहरहाल अजला में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। और जहाँ तक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, पंजाब में भी बारिश की वजह से बहुत लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। ज़बरदस्त तबाही और बर्बादी वहाँ पर देखी गई है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम कर रही है कि हिंदुस्तान ने वहाँ पर पानी छोड़ दिया है। तो बहरहाल अब इस तरह के इल्ज़ाम और जवाज़ी इल्ज़ाम का सिलसिला जारी रहता है, तो पड़ोसियों के दरमियान फिर दोस्ती कब होगी ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक पड़ोसी की बात है, तो अब चलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, जो शंघाई तंजीम है उसकी अहम कॉन्फ्रेंस है, उसमें हिस्सा लेने के लिए चीन जा रहे हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि वो चीन जिसने वादी गुलवान में तबाही मचा दी थी और हमारे कम अज़ कम 20 सिपाहियों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, उसके हाथ मिलाएंगे। और उसके हाथ तो हमारे सिपाहियों के खून से रंगे हुए हैं। लेकिन अमेरिका ने जैसे ही हाथ छोड़ा, अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह कि चीन की सदर के जानिब वो लपकते हैं उसी तरह जिस तरह लपकते थे ट्रंप के पास और फिर उनसे हाथ मिलाते थे और माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड कहते थे। तो बहरहाल अंग्रेजी भी कुछ सीख चुके हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पूरी तरह नहीं सीखे शायद, इसी वजह से ट्रंप उनको गुस्सा कर रहे थे। पता नहीं ट्रंप किस किस तरह की बुरी बातें भी कर रहे थे, हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अजीब सा मुंह लेकर खामोश बैठे हुए थे, हालांकि वहां पर इंटरप्रीटर्स यानी मुतरजमीन भी मौजूद थे। तो बहरहाल अब शंघाई कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें हैं। अब देखना यह है कि रूस के जो सदर हैं पुतिन और जी जिनपिंग जो चीनी सदर हैं, और फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म भी वहां पर जाने वाले हैं। तो अब देखना है होता है क्या। लेकिन ट्रंप ने तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पोल खोल कर रख दी है। अब देखना यह है कि झूठा कौन है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं या फिर ट्रंप है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 24 घंटे के अंदर जंग बंद करने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर तुम जंग नहीं बंद करोगे तो फिर तुम्हारे साथ तिजारत बंद कर दी जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो बहरहाल 5 घंटे के अंदर जंग बंद हो गई। और आप देखेंगे कि अगर हिंदुस्तान जब वो जंग जारी रखता तो मकबूजा कश्मीर हमारा होता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह मौका खो दिया। ये मौका इसलिए खो दिया कि बुलंद अज़ाइम की ज़रूरत होती है, उस तरह के अज़ाइम की बुलंद ज़रूरत होती है जिस तरह इंदिरा गांधी के सीने में जो धड़कता दिल था वो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा था, इसलिए कि उसमें अज़्म था, हौसला था, कुछ करने का एक जज्बा मौजूद था, अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा मौजूद था, जिसकी वजह से वो इस तरह के यानी बड़े बड़े काम कर जाती थी और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करा कर ही उन्होंने दम लिया था। जी बिल्कुल सही सर। जिस तरह आपने सबसे पहली बात की बारिश की, तो देश भर में मानसून की बारिश का कहर जारी। बारिश के चलते पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक कई इलाके जो हैं बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं आज जो है IMD हैदराबाद ने भारी बारिश का अनुमान जताया। तेलंगाना के काफ़ी सारे ज़िलों में आज और कल यानी सैटरडे को भारी बारिश होने की संभावना जताई है और अगले 2 दिनों में गरज के साथ तूफ़ानी बारिश, बिजली और तूफान के आने की भी संभावना जताई। इस दौरान मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि दोपहर से रात तक विकाराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नारायणपेट, वनाफल्दी, नगर कुन्नूर, गढ़वाल, भदादरी, कोटागुडेम, मुलुगु, खमम और सूर्यापेट में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश या गरज के साथ हल्के छींटे पड़ने की भी संभावना है। इसको लेकर के भी बोला गया कि आप लोग जब भी घर से निकलें तो सबसे पहले वेदर रिपोर्ट चेक कर लें और जिस तरह से गवर्नमेंट की या हाइड्रा के जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि कभी भी बारिश हो सकती है। और बारिश के बारे में कहा जा रहा है कि भारी बारिश होने की संभावना है 2 दिनों में। तो अब ये भी तय करके निकलें कि अगर आप कहीं जा रहे हैं सबसे पहले आपको वेदर अपडेट देखना है। और जिस तरह से हमने देखा कि कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी में जो इस वक्त फ्लड आया हुआ है उसके लिए वो क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर से उन्होंने पूरी चीज़ों का मुआयना किया है। और जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे बचाव अभियान जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है, SDRF NDRF की टीमें वहाँ पे मौजूद हैं और जो भी फंसे हुए लोग थे सबको निकाल रही हैं। लेकिन जिस तरह से BRS का ये कहना है कि तेलंगाना सरकार को जो किसानों की फसलें ख़राब हुई हैं उनको 25-25 हज़ार रुपये मुआवजा देना चाहिए। अब ये देखना है कि आज एक मीटिंग होने वाली है क्या बोलते यहाँ पे कैबिनेट की, उसमें क्या चीज़ें की जाती हैं। असेंबली के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद 30 तारीख से असेंबली चलेगी और अगर ये लंबी चलती है तो फिर गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी वाली जो होगी वो छुट्टी होगी, उसके बाद फिर होगा या फिर
ये 3-4 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दी जाएगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, एक खबर यूरोपियन यूनियन से भी आ रही है। यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो इसराइल पर पाबंदियाँ आयद करे, क्योंकि इसराइल ने दरिंदगी की हद कर दी है। और आप देखेंगे कि अब ताज़ा तरीन वाक़यात में 100 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसमें बच्चों की तादाद है। तो इसराइल आखिरी हद तक जा रहा है, फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम कर रहा है, फ़लस्तीनियों की नस्ली तथहीर कर रहा है, और वो चाहता है कि किसी तरह फ़लस्तीन को फ़लस्तीनियों से बिल्कुल पाक कर दिया जाए। लेकिन पाक तो फ़लस्तीन को इसराइलियों से करना चाहिए, क्योंकि इसराइली नाजायज़ काबिज़ हैं और उन्हें दुनिया को चाहिए कि उन्हें दुनिया यानी इसराइल को रोके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमेरिका की सरपरस्ती में ये सब कुछ होता जा रहा है। तो बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। लेकिन एक अच्छी बात यह है यासिर कि यूरोपीय जो ममालिक हैं उन्होंने यूरोपीय यूनियन से कहा है और जोर दिया है, अपील की है कि आप इसराइल के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करें, क्योंकि इसराइल तमाम इंसानी हुकूक़ को पामाल करता जा रहा है। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से अभी एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि जी गाज़ा में इस दौरान एक नए वायरस का ख़तरा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें बुखार, दर्द, खांसी और दस्त के मरीजों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। उनके लिए जो दवाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही टाइम से। खाने की वजह से भी चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही, क्योंकि खाना किस तरह से वहाँ तक पहुँच पा रहा है और किस तरह से उन्हें दिया जा रहा है, ये भी एक अहम है। लेकिन जिस तरह से आपने अभी बोला कि यूरोपीय यूनियन ने बोला है कि जो भी ये चीज़ें चलें इनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। लेकिन सबसे अहम चीज़ एक ये भी है कि जिस तरह से चीज़ें वहाँ हो रही हैं, जब आप देखते हैं कि लोग खाना लेने के लाइन में लगे हैं, उस दौरान भी विस्फोट हो जाता है, कई लोगों की वहाँ पे शहादत हो जाती है, उसके बाद फिर भूख से कई लोगों की मौत हो रही है। अब जिस तरह से अभी एक दिन और हमने बोला था कि वहाँ पे एक नया वायरस चला है जो एंटीबायोटिक्स से काम नहीं चल पा रहा है, और अभी फिर एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया कि नए वायरस का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें पेट दर्द और बॉडी पेन और बुखार, खांसी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई। तो इससे भी वहाँ की जो आवाम है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है ये वायरस फिर इसराइल में भी दाखिल होगा और इसराइली से सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, फ़लस्तीनियों से ज़्यादा मुतासर होंगे, आप ये देखेंगे। और नाज़रीन एक अहम खबर ये भी बता दें कि बिहार में जिस तरह कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा के 3 दहशतगर्द घुस आए हैं, तो ऐसा लगता है कि वह राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है उससे हुकूमत डर गई है, बीजेपी डर गई है और जेडीयू डर गई है, और इस सिलसिले में उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ भयानक वाक़यात भी वहाँ पर पेश आ सकते हैं ताकि आवाम की तवज्जो हटाई जा सके। तो बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।